जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रशिया के कैपिटल मॉस्को से मैं हूं आपका मेज़बान आदिल शाहज़ेब। और आप सबको पता है कि इमरान खान पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पे मॉस्को आ रहे हैं और इस दौरे को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। एक बात तो ये है कि 23 साल के बाद इमरान खान पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कि रशिया पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो कि रशिया का ये विज़िट कर रहे हैं। इससे पहले 99 में मियां नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद साबिक जो सदर हैं परवेज़ मुशर्रफ भी आए थे, जरदारी साहब जो जब सदर थे वो भी यहाँ आए थे। लेकिन ये किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का 23 साल के बाद जो है वो दौरा है और इस दौरे को काफ़ी अहमियत दी जा रही है, खुसूसन पाकिस्तान की जानिब से भी। और आपको याद होगा कि अभी जब इमरान खान चाइना गए थे विंटर ओलंपिक्स में, वहाँ पर उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात भी हुई थी और उससे पहले प्रेसिडेंट पुतिन और चाइनीज़ जो सरबराह हैं उनकी आपस में मुलाकात हुई थी। तो जहाँ तक ऑफिशियल से यहाँ हमने अभी तक बात की है तो इस दौरे को जो है मल्टी डायमेंशनल करार दिया जा रहा है। और उसकी एक वजह यह है कि एक तो अफ़गानिस्तान वाले मामलात पर काफ़ी सुना है कि इंटेंस गुफ्तगू होगी, बड़े मामलात डिस्कस किए जाएंगे। और उसके अलावा एनर्जी सेक्टर में, चूँकि आपको पता है पाकिस्तान में जो गैस है वो बड़ी तेज़ी से उसके ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, तो एनर्जी सेक्टर में एक पाइपलाइन जो है उसका नाम है पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, उस पर बात भी होगी और उम्मीद है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू उस पर हो सकता है, हमें ये बताया जा रहा है। उसके अलावा इमरान खान जो हैं वो रूसी जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे उनकी बड़ी तफसीली मुलाकात होगी। इस दौरे का जो फोकस होगा वो एनर्जी सेक्टर में पाकिस्तान जितना ताउन हासिल कर सकता है रशिया से वो होगा, और साथ में अफ़गानिस्तान के मामलात पर भी गुफ्तगू होगी। और अगर देखा जाए तो जैसे जैसे इस वक्त जो अमेरिका और रूस के ताल्लुकात हैं यूक्रेन की वजह से बिल्कुल वो स्टैंड ऑफ है और कोल्ड वॉर के बाद पहली दफ़ा है, यहाँ रशियन मीडिया पे में भी अगर आप देखें तो जो इन दो बड़े ममालिक के ताल्लुकात जो हैं रशिया और अमेरिका के, वो काफ़ी कशीदा हैं बहुत ज़्यादा। और इसी तरह यूरोप जो है वो भी इसमें एलाई का किरदार अदा कर रहा है अमेरिका का यूक्रेन के मामले में। उससे ये हुआ कि रूस और चीन के जो ताल्लुकात हैं स्ट्रेटिजिकली वो इतने, यानी रशियन मीडिया को अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटिजिकली स्पीकिंग रशिया और चाइना इससे पहले इतने क्लोज नहीं थे, और उसकी एक बड़ी वजह जो अमेरिका और रूस की कशीदगी है उसको करार दिया जा रहा है। अब इस दौरे को इंडियन मीडिया भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि इमरान खान साहब को रिसीव कैसे किया जाता है और जो पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस है इस दौरे से वो कितनी पूरी होती हैं। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि चूँकि इंडिया और रशिया के बड़े करीबी ताल्लुकात और तारीख़ी ताल्लुकात रहे हैं और अभी भी हैं, इंडिया का जो डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह है, हथियार वगैरह, वो तकरीबन 60% जो इंपोर्ट करते हैं वो रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो क्या रशिया जो है वो इंडिया से अपनी ताल्लुकात की कॉस्ट पर पाकिस्तान को करीब करेगा, ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा। लेकिन ख़ित्ते के हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है और देखना ये है कि पाकिस्तान इस दौरे को जितना तारीख़ी और अहम करार दे रहा है, क्या यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को उसी तरह का जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान की वो पूरी होती हैं या नहीं। व्यू तो आपने देख लिया होगा, ये क्रेमलिन है और मैं रेड स्क्वायर से होता हुआ, लेकिन बड़ा मुश्किल है यहाँ पर इस तरह बाहर खड़े होकर बात करना, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप बर्फ़ देख सकते हैं हर तरफ, और इस वक्त भी बड़ी शदीद हवा चल रही है और इतनी ठंडी हवा चल रही है कि समझ नहीं आ रही। वरना मैं चाहता हूं कि काफ़ी आपसे, चूँकि मॉस्को से ये हमारा पहला प्रोग्राम है तो तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी हुकाम से जो वज़रा का डेलीगेशन आ रहा है इमरान खान के साथ, उनमें फवाद चौधरी भी आ रहे हैं, हमाद अज़हर भी आ रहे हैं, रज़ाक दाऊद भी आ रहे हैं, फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी भी आ रहे हैं, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की
जब वो बुध को पहुंचेंगे तो थर्सडे को उनकी ये अहम मुलाकात है व्लादिमीर पुतिन के साथ। और साथ में रशिया के डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, स्पेशली जो एनर्जी जिनका फोकस है, जिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, यहाँ पे वैसे एक से ज़्यादा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया में, उनसे मुलाकात होगी। और फिर उसी दिन पाकिस्तानी मीडिया से भी इमरान खान जो हैं वो तकरीबन 45 मिनट्स तक जो है वो इंटरेक्शन करेंगे। तो जो भी आपके जहन में सवाल है हमें बिल्कुल ट्विटर पर टैग कर दें, कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब से जब इंटरेक्शन हो तो उनसे जो हमारे जहन में सवालात हैं, ऑल्दो ये इंटरेक्शन जो है ये ज़्यादा उसका फोकस होगा जो उनका दौरा रूस है। तो नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद प्रोग्राम कंटिन्यू रखेंगे। फ़िलहाल मॉस्को से तो इजाज़त दीजिए, कल कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग ख़बरें आपको मॉस्को से आपको दें। तो ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। मीडिया की हिमायत और आज़ादी इज़हार राय की वकालत करने वाले इमरान खान और उनकी जमात ने एक और यूटर्न ले लिया है। सोशल मीडिया के बलबूते पर ऐवान इक़्तिदार की मंजिलें चढ़ने वाले वज़ीर आज़म ने अब उसी सोशल मीडिया के पर कतरने का फैसला कर लिया है और इस फैसले का पहला कदम पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की सूरत में उठाया गया। इस इकदाम के जरिए हुकूमत की कोशिश तो मन घड़त और झूठी खबरें, एक दूसरे की पगड़ियां उछालने वालों को कैफर इक़्तिदार तक पहुंचाना है, लेकिन माजी करीब में हुकूमत की जानिब से मीडिया की आज़ादी सलब करने के एक के बाद एक इकदाम के तनाजुर में इस नए कदम से भी इंतकाम की बू या इखलाकी जो इख्तिलाफी जो आवाज़ें हैं उसको कुचलने की एक कोशिश इसे समझा जा रहा है। हुकूमती फैसले के तहत जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स या पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक फेक न्यूज़ और किसी भी शख्स के किरदार पर हमले की सज़ा जो है वो 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। 6 माह में केस का फैसला होगा, जबकि मुकदमे में जमानत भी नहीं दी जा सकेगी। इस ऑर्डिनेंस से मुतालिक जो तफसीलात हैं वो के बारे में वजीर कानून फरोग नसीम का क्या कहना है वो सुनिए। ये फेक न्यूज का कलाकमा करने के लिए ये बड़ा जरूरी है। तो एक तो 3 साल की जगह 5 साल सजा होगी। ये अब ऑफेंस जो है वो बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा। फिर साथ साथ इसमें यह है कि 6 महीने के अंदर इसका ट्रायल होगा, 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म होगा। ये नाज़रीन वो इकदाम है जिसने पाकिस्तान की सियासी, सहाफती और कानूनी हलकों में बेचैनी सी फैला दी है। सदारती ऑर्डिनेंस से सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की इस नई कोशिश को अपोजिशन समेत मीडिया और सहाफती तंजीमों की जानिब से भी बड़े पैमाने पर तनकीद का सामना है। मीडिया और सहाफती तंजीमों के बकौल मीडिया की आज़ादी सलब करने वाले इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई ना सिर्फ करेंगे बल्कि एहतजाजी तहरीक भी चलाई जाएगी। APNS हो, CPNA हो, PFUJ हो, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हों और दीगर मीडिया तंजीमें हों, उन्होंने पीका में जो है वो ज़ालिमाना तरामीम को मुस्तरद करते हुए उसे मीडिया की आज़ादी, इज़हार राय और उसके अलावा इख्तिलाफी आवाज़ों को दबाने की कोशिश करार दिया है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने भी ये वाज़ेह कर दिया है कि इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालतों में जाया जाएगा। पीका का कानून बनाया जा रहा है, वो हैरना चाह रहे हैं ओपोनेंट्स को, मीडिया को, सिविल सोसाइटी को और सोशल एक्टिविटीज को, ताकि उनको किसी किस्म का उनके बारे में कोई बात ना की जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस वक्त जब कंटेनर पे खड़े होते थे तो उस वक्त क्या मीडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा था उनके साथ? तो अगर उस वक्त जायज था तो आज अगर वो हक की बात करें तो उस पर किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। हम पीका का जो कानून है उसको हम चैलेंज करेंगे और कोर्ट में जाएंगे। अब नाज़रीन, ओपोजिशन के अलावा जो हुकूमत के अपने इत्तेहादी हैं वो भी ऐसी तरमीम पर और ऐसे ऑर्डिनेंस पर शदीद नाराज हैं। MQM पाकिस्तान के बकौल ये कदम हुकूमत की जानिब से रियायत हासिल करने की एक कोशिश है। हुकूमत अपने लिए खुद परेशानियां पैदा कर रही है, उसको किससे खौफ है? इस तरह के सख्त कवानीन जो एक खास मुद्दत में अपने खुसूसी मकासद के लिए बनाए जाने वाले खुद ब खुद फौत हो जाते हैं, और किसी ऐसे में जिससे कि जमहूरियत, इंसानी हुकूक और माशरे की आज़ादी पर कदगन लगती है। MQM ऐसे किसी बिल की हिमायत नहीं कर सकती है। ऑर्डिनेंस से काम नहीं चलेगा, ना सदर के पास से ऑर्डिनेंस से, ना इस तरह की मुस्तकिल ऑर्डिनेंस से जहां पर ऐवान मौजूद हो काम चलाना
अपनी शिकस्त का खुद ऐलान। दूसरी जानिब हुकूमत इस मामले में मुसलसल बज़िद है, बल्कि उनकी दलील ये है कि ये कानून तो गुज़श्ता हुकूमत के दौर में मुआरज़े वजूद में आया था। आपको याद दिलाते चलें कि 2016 में मुस्लिम लीग नून ने अक्सरियत के बलबूते पर मुतनाज़ बिल पीका को कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया था, और इस वक्त मंजूर होने वाले कानून में बताया गया था कि मज़ाहिया या तंज़िया जो मवाद होगा उनकी हामिल वेबसाइट्स और सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकेगी, और FIA अफसरान को जो है वो कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या कोई भी जो डिवाइस है उसे खोलने का इख्तियार होगा, जिसका मकसद जुर्म या इल्ज़ाम पर तफ्तीश था, और बदनाम करना जो है किसी को वो काबिल ताज़ीर जुर्म होगा। इस वक्त की अपोजिशन और आज की हुकूमत इसी कानून से मुतालिक क्या मौक़िफ़ रखती थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपनी ज़ुबानी सुन लें। सोशल मीडिया को कोई नहीं रोक सकता। सोशल मीडिया के अंदर अगर कोई थोड़ी सी कैंपेन कुछ बनाता भी है, उसका रिएक्शन आ जाता है। मैं कई दफा मैंने कोई फैसला किया और हमारा सोशल मीडिया मुझे अटैक कर देता है, तो मैं क्या कहूँ कि उनको बंद कर दूँ क्योंकि मुझे अटैक कर रहे हैं। 60% पाकिस्तानी 20 साल के इर्द गिर्द या उससे कम है, इन सारों के पास फोन है। आप क्या इनको मुंह बंद कर देंगे इनको, या लोगों को पकड़ पकड़ के FIA का क्या ये काम है? सोशल मीडिया को कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। इससे बड़ा बेवकूफ हो ही नहीं सकता कि आजकल के जमाने में कोई सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकता। ताम अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी यूटर्न ले लिया और उस पोजीशन ने भी यूटर्न ले लिया जो इस कानून की लाने की असल मौजिद थी। इस मुतालिक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया नून लीग के नायब सदर जनाब खुर्रम दस्तगीर खान। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो पीका ऑर्डिनेंस अभी आया है, जो तरामीम वगैरह की उसमें और भी बात हो रही है, इसको क्यों इतना रेजिस्ट किया जा रहा है? क्योंकि वो बात तो ठीक है कि अगर सोशल मीडिया पर या अदरवाइज भी किसी की पगड़ी उछाली जा रही है तो उसको मतलब कानून के दायरे में आना चाहिए, कानून की गिरफ्त में आना चाहिए, क्योंकि देखें कोई लॉज वगैरह है नहीं, तो क्यों इसको रेजिस्ट कर रहे हैं आप? जी देखिए, 3-4 मेजर इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम रेजिस्ट कर रहे हैं। पहला इशू ये है कि उसका जो सेक्शन 20 है कानून का, उसके अंदर एक बाकायदा तौर पर सराहत से लिखा गया था कि टेलीविजन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो उसके परव्यू से बाहर है, पीका के परव्यू से बाहर है। तो वो सिर्फ जो इंटरनेट के ऊपर जो एक्टिविटी है उसका परव्यू है, उसको उन्होंने खत्म किया है इस हुकूमत ने। दूसरा ये है कि जो उसके अंदर जितनी भी प्रोविजंस थी, पीनल प्रोविजंस, अरेस्ट की या सजा की, उनके ऊपर एक्सप्लिसिटली हमने, आप भी कानून को जानते हैं, हम पाकिस्तान पीनल कोड लिखा गया है, उसके अंदर एक लिखा गया था कि पाकिस्तान पीनल कोड का इतलाक होगा। इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान को के शहरियों को आईनी हकूक हासिल हैं, वारंट के, हेबियस कॉर्पस के, वो सारे जो हैं उनका इतलाक इस पर भी होगा। और उसमें जो अहम बात ये थी कि इस जो कानून के तहत 2016 में जो पास हुआ था कि कोई भी ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल नहीं था, नॉन कॉग्निजेबल था, जिसका उर्दू तर्जमा ये है कि सरकार के हाथ में नहीं था कि किसको गिरफ्तार करना है। सरकारी लोगों को, जो भी एजेंसी है FIA को, उसे जाके अदालत के सामने, किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना था और ये अपना केस प्लीड करना था कि जी हमारे पास अब उतनी शवाहिद हैं कि किसी को गिरफ्तार कर लें। तो जो शिफ्ट किया है, एक तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका जो इस्तिस्ना था वो खत्म किया गया। दूसरा, ये जो ऑफेंसेस थे उनको फिर कॉग्निजेबल बना दिया गया। सरकार को यह हक दे दिया गया कि वो लोगों को गिरफ्तार करें और 6 महीने तक उनको हिरासत में रख सकें। उसके बाद फिर जो होगा सो होगा। और जो वारंट की रिक्वायरमेंट खत्म की गई है, इस पर हमारे बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि हमें ये बात जरूर है। खुर्रम साहब, आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे, लेकिन PTI का एक बड़ा एतराज आपकी जमात पे ये है कि जी वो कहते हैं ये तो लाए आप ही थे। अब मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था, आपने कहा कि जी ये पीपल्स पार्टी ने वो उसको इनिशिएट किया था, लेकिन इसमें जब आप भी इक्तिदार में होते हैं तो इसी किस्म की चीजें करते हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं ना जी कि हमने ये कानून पेश किया 2014 में, उसके ऊपर आदिल साहब 2.5 साल बहस हुई। एक दफा कौमी असेंबली में पास हुआ, सेनेट में गया, फिर अमेंड हुआ, वहां से अमेंड होके फिर वापस आया और फिर बिल आखिर
कौमी असम्बली ने, जो सेनेट ने का अमेंडेड कानून था, उसको पास किया। इसमें कोई तकरीबन 2.25 साल से जायद का अरसा लगा। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इसके ऊपर ड्यू डिलिब्रेशन करके, इसीलिए इस तरह की चीजें, ये सेफ गार्ड्स हैं कि पाकिस्तान पीनल कोड का इतलाक होगा, कॉग्निजेबल नहीं होगा, वारंट की रिक्वायरमेंट होगी, बेलेबल ऑफेंसेस होंगे जो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आता है जब आप पीपीसी का इतलाक करते हैं। तो ऐसी कोशिश की गई कि जो पाकिस्तान के शहरियों में, अगर हमने बहरहाल जो डेफेमेशन हो रही है इंटरनेट पे, जो इससे पहले कानून में कवर्ड नहीं थी, उसको देखना था। लेकिन ये जो हुकूमत की तरफ से ना, जैसे फेक न्यूज 2022 में इजाद हुई है और हमें उसका, ये गलत खबरें तो 5000 साल से चल रही हैं मीडिया के ऊपर, चाहे वो अखबार है, चाहे वो रेडियो है, चाहे वो टेलीविजन है, लेकिन अचानक इसका जो इस्तेमाल है वो उसके ऊपर बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि इससे जाहिर हो रहा है कि हुकूमत का जो फाशिज्म है वो गहरे से गहरा होता जा रहा है। और बजाय ये कि अभी खबर आई कि जी पंजाब में पिछले 6 माह में 2439 खवातीन के साथ ज्यादती हुई और 22,000 खवातीन को टॉर्चर किया गया, उस तरफ तवज्जो नहीं है। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है पिछले 7 महीने से, उस तरफ तवज्जो नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के ऊपर पूरा जोर लगा दिया गया है कि हम अपने जो क्रिटिक्स हैं, जो लोग हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उनका गला दबा लें। वो हबीब जालिब याद आ जाते हैं कि ये जो बोलते जो चंद हैं, ये शरपसंद हैं, इनका घूंट दो गला, इनकी खींच लो जबान। लेकिन ये खुर्रम साहब देखिए, जुबान खींचने की जो कहानियां हैं वो तो जब से पाकिस्तान बना है हर दौर में हुआ है। शायद अभी हमें ज्यादा फील हो रहा है, लेकिन आपके दौर में भी हुआ है और पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ है। जी हुआ है। मैं उससे कोई जो है रूगरदानी नहीं करूंगा और ये कहूंगा कि हमारे दौर में भी ऐसे वाकयात थे। लेकिन यहाँ हमने आदिल साहब पिछले 4 साल में ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस वाला मामला है ना जी, कि आपको सरकार के पास ताकत है कि वो जिसको चाहे गिरफ्तार करे, वो हम नैब चेयरमैन की इस ताकत का मुजाहरा देख चुके हैं कि हमजा शहबाज 20 महीने जेल में, कोई सबूत नहीं उनके खिलाफ। शहबाज शरीफ 11 महीने जेल में, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। साद रफीक 16 महीने जेल में, कोई सबूत नहीं। लीडर ऑफ द अपोजिशन 11 महीने जेल में, अदालत ने लिखा कोई सबूत नहीं। और अदालत ने यह भी लिखा कि उनके बुनियादी हकूक को ट्रैम्पल किया गया है। ये जो अरेस्ट करने का हक है, ये अब हमारे सामने है कि ये हुकूमत इसको बुनियादी हकूक को कुचलने के लिए इस्तेमाल करती है। फेक न्यूज से लड़ना मकसद नहीं है। जब नैब का एक उन्हें समझा है कि अब उस तरह इस फाशिस्ट तरीके से नैब को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो हुकूमत ने ये नया हथियार पीका में ढूंढा है जिसके जरिए वो अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, सियासी हरीफ हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको जेलों में डालना चाहते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने तो ऐलान कर दिया, वो तो जा रहे हैं कोर्ट में इसके खिलाफ। नून लीग का क्या रद्द अमल होगा? क्या आप भी जाएंगे, इकट्ठी दरखास्त डालेंगे, अलग डालेंगे, या आप फिलहाल अदालती मामलात को इस सब कुछ को अदालत से दूर रखना चाहते हैं? जी नहीं, इस पर डिस्कशन हो रही है और गालिब के आस यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की दोनों पिटीशंस बैक वक्त जाएंगी अदालत में इसको चैलेंज करने के लिए। ये जो अमेंडमेंट है, और अगर इसमें देखिए, अगर 2016 के कानून में भी कहीं कोई ऐसी शिक मौजूद है जो पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी आईनी हकूक से मुतसादम है, तो उसको खत्म होना चाहिए। हमें कोई ऐसा दावा नहीं है कि जी हमने कोई हतमी कानून बना दिए हैं। पाकिस्तान के शहरियों की आजादी, उनकी इजहार राय का हक जो है वो फाइक है किसी भी फाशिस्ट हुक्मरान की ख्वाहिशों से कि जी मुझे मेरे खिलाफ बात की है, मेरे खानदान को के खिलाफ बात की है, तो इनको पकड़ के जेलों में डाल दो, इनकी खींच दो जबान। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा नाज़रीन। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे खुर्रम साहब से गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि अभी लास्ट वीक तक तो ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी ओपोजिशन जमातों की, जो सेकंड टियर लीडरशिप है, जो MNAs वगैरह हैं, जिनसे हमारी काफी जितनी भी गुफ्तगू हुई कि जी हमें कुछ पता नहीं कि ग्राउंड वर्क कितना हो चुका है, होमवर्क कितना किया गया है अदम एतमाद के लिए। क्या अब कुछ क्लैरिटी आई है कि जी हफ्ते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद जो है वो अदम एतमाद की तरफ वो टेबल कर दी जाएगी? जी, क्लैरिटी सिर्फ इस हद तक है कि मुस्लिम लीग नून की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है कौमी असम्बली में, उनको यह हिदायत की गई है कि जो भी अरकान मुल्क से बाहर हैं
या कोई भी इश्यूज की वजह से प्रेजेंट नहीं है, वो अब मुल्क के अंदर और इस्लामाबाद तक जो उनकी पहुंच है उसको यकीनी बनाए। मेरे ख्याल में अब ज़्यादा देर नहीं रह गई कि ये तहरीक लॉन्च होगी। मुलाकातें भी आपको मालूम है इस हफ्ते हो रही हैं। मौलाना की और जरदारी साहब की आज मुलाकात हो गई है। बहुत जल्द शहबाज साहब की और जरदारी साहब की एक और मुलाकात होगी और उसके बाद ये फैसला कर दिया जाएगा कि किस दिन हमने ये तहरीक फाइल करनी है। और आपके नाज़रीन के लिए कि ये फाइल करने के लिए वहाँ मेंबरान की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है, उनके सिर्फ दस्तखत ज़रूरी हैं और वो बहुत देर पहले हासिल कर लिए गए थे। तो जिस दिन हमारे कायदीन ये फैसला करेंगे, ख़ासतौर पर मियाँ नवाज शरीफ ये अपना जजमेंट देंगे, उसी दिन जो है चंद घंटों में एक जॉइंट ऑपोजिशन जो है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MMA जो इस वक्त हैं और दूसरी जमातें जो PDM की हैं, उनकी तरफ से जो मोशन है वो फाइल कर दिया जाएगा कौमी असेंबली। अच्छा, मुझे बताइए, मरियम औरंगजेब साहिबा की जो स्टेटमेंट आई है आपकी नज़र से गुजर चुकी होगी कि जी इमरान खान साहब जो हैं पेशावर के एक आला एहलकार हैं, उन्हें दबाव डलवाने के लिए अरकान पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मुसद्दिक़ा खबर है कि मतलब अभी भी कॉलें आ रही हैं, वो तो सीधा सीधा नाम मतलब इल्ज़ाम लगा रही है और सबको पता है वो किन की बात कर रही है। जी मेरी उनसे कोई गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन वो एक जिम्मेदार और लीडर हैं पार्टी की और तर्जुमान हैं। उन्होंने मेरा ये कयास है कि उन्होंने जो भी बात की है वो किसी शवाहिद की बुनियाद पे की है, वरना बात करने की कोई वजह नहीं थी। उन्हें कोई ना कोई एविडेंस आई है तो उन्होंने ये बात की है। और ये अब इसी खेल को ख़त्म करने के लिए तो PDM का भी क़याम अमन में आया था और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का आइन जो कहता है कि अवाम की हाकमियत होगी, किसी इदारे की हाकमियत नहीं होगी। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इक़्तिदार का इस्तेमाल करेंगे और अवाम को जवाबदेह होंगे। यही कोशिश है, यही कोशिश जारी है। और हमारा तो बड़ा मकसद आपको मैंने पहले भी कई दफा कहा है कि फौरी तौर पर साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात का इनेकाद है। उसी के लिए तमाम तैयारी हो रही है और जो तहरीक अदम एतमाद अगर आती है तो उसकी एक सीढ़ी होगी उन इंतखाबात तक पहुंचने के लिए। तो खुर्रम साहब, इसका मतलब ये लिया जाए कि अभी तक जो है वो यकीन से आप नहीं कह सकते कि ये मामला न्यूट्रल रहेगा। जी, पाकिस्तान की सियासत में कोई यकीन से जो जिसने भी बात की है उसको मुंह खानी पड़ी है। तो ये तो जब तक फहम फरासत से और अकल समझ से इसको बगैर कोई ज्यादा इसका ढंढोरा पीटे, इस सारे मामले को बहुत क्वाइटली लेकिन मजबूती से डील कर रही है हमारी जमात भी और दूसरी जमातें भी। और इसी जो खामोशी और एतमाद है उसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं और हमें अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद है। क्योंकि ये सारा जो एक और बात जो बार बार उठ रही है वो ये है कि भाई मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त क्यों ये फैसला किया। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये फैसला हमारे वोटरों के दबाव के तहत हुआ है। पूरे मुल्क में जहां जहां भी मुस्लिम लीग नून के वोटर मौजूद हैं, मैं खुद एक मुंतखब नुमाइंदा हूं गुजरांवाला से, एक ही सवाल अजाम जाते हैं कि आप इस हुकूमत को निकालने के लिए पूरी कोशिश क्यों नहीं कर रहे। तो इसका फिर जवाब इंशाल्लाह अब हम आने वाले दिनों में या हफ्तों में देंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आज मौलाना साहब और जरदारी साहब की बड़ी अहम मुलाकात हुई है, उस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से एक सेगमेंट करेंगे हमें साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर इंतहाई तेजी से काम हो रहा है। बड़े सियासी रहनुमाओं की बड़ी मुलाकातें भी हो रही हैं। आज भी पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की अहम मुलाकात हुई और हमारी खबर यह है कि इस मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ साहब काफ़ी अरसे से तक कर रहे थे, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो रही थी। लेकिन आखिरकार ये मुलाकात अब हो चुकी है। इस मुलाकात की अपोजिशन की तरीके अदम एतमाद लाने से बढ़कर भी काफ़ी अहमियत है, क्योंकि PDM से पीपल्स पार्टी के निकल जाने के बाद मौलाना और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में काफ़ी तलखी पैदा हो गई थी। उसके बाद ये पहली मुलाकात है उस तलखी के बाद जो इन दोनों रहनुमाओं के करीब आने का जो है वो हमें लग भी रहा है अब कि ये करीब आ चुके हैं। अब तहरीक अदम एतमाद जो है उस पर हम तफसीली बहस का लास्ट वीक भी कर चुके हैं। ओपोजिशन की जो तैयारी है वो हतमी मराहिल में
हमें ये बताया जा रहा है कि वो पहुंच चुकी है और इतलात ये हैं कि इस मुलाकात के बाद, जरदारी साहब और मौलाना की मुलाकात के बाद, कल एक और बड़ी मुलाकात भी होने जा रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के मिल बैठने का इम्कान है। अपोजिशन की इस हिकमत अमली का क्या नतीजा निकलता है, ये देखना जो है दिलचस्प भी होगा। दूसरी जानिब ओपोजिशन का एतमाद जो है वो बरकरार भी है और दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि वो बढ़ता भी जा रहा है। पीपल्स तो अभी से इस मौक़िफ़ को अपनी कामयाबी का दान रही है कि जो लोग अदम एतमाद को तैयार नहीं थे वो अब तमाम के तमाम एक ही पेज पर आ गए। हम वो जमात तो नहीं है जो जाके अदलिया पे हमला करे और उनको कहे कि आप उनको निकालें। हम वो जमात भी नहीं है जो किसी दूसरे इदारे के सामने कहे भाई आप आए आप उनको निकालें। हम तो जमहूरी जमात है, तो जमहूरी जमात के लिए गैर जमहूरी हुकूमत सही, लेकिन उनको हटाने के लिए हम सिर्फ जमहूरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा कुछ साथी जो पहले कहते थे कि अदम एतमाद नहीं लाना चाहिए, अब वो आपके पेज पे आ रहे हैं। ये खबरें भी गर्दिश में है कि हुकूमत भी जो है वो अपोजिशन की इस पेशबंदी और पेशकदमी को काफ़ी बारीक बीनी से देख रही है। बिलखुसूस हुकूमती पार्टी जो है वो उसमें मौजूद अराकीन के टूटने की बातें हो रही हैं। जहांगीर तरीन की सियासी सरगर्मियां तेज़ी से जो हैं वो अब उसमें तेज़ी आती जा रही है, सरगोशियां भी काफ़ी बढ़ गई हैं। लेकिन इस सब को सियासी खिंचातानी के बावजूद इस हुकूमती कैंप में जो है वो बयानात की हद तक तो किसी किस्म का इस्तिराब हमें फिलहाल नजर नहीं आ रहा, बल्कि उल्टा ओपोजिशन को ये मशवरा दिया जा रहा है कि वो घबराना उन्होंने नहीं है। सबसे ज्यादा सेंटेंस जब से हमारी गवर्नमेंट आई वो है घबराना नहीं। उसकी वजह कि जब हमें गवर्नमेंट मिली तो हालात बहुत बुरे थे। सबको पता है कि मुल्क बैंकरप्ट था, तो मुझे अंदाजा था कि हम एक मुश्किल वक्त से जब गुजरेंगे, तो मुझे अपनी टीम की फिक्र थी। तो जब मैं गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना, और आज मैं ऑपोजिशन को कहता हूं कि घबराना ना। इस तमाम सूरत हाल और तरीके अदम एतमाद के मुस्तकबिल के अलावा आज मौलाना साहब और जरदारी साहब के दरमियान अहम मुलाकात पर गुफ्तगू करेंगे। JUIF के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक तो मौलाना साहब और जरदारी साहब की आज जो मीटिंग हुई है बड़ी वो उसे अहम करार दिया जा रहा है। आज की मुलाकात में क्या ऐसी खास बात थी? क्या अब जो एक इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की बात हो रही थी वो अब और आगे बढ़ चुकी है, कुछ फैसले हो चुके हैं, कब तक ये आ सकती है अदम एतमाद? देखिए, उसमें ऐसा है कि इस वक्त जो हमारे सामने जो अहम चीज़ है कि वो अपने नंबर पूरे कर लें, और बाकी बातें तो जो है वो फरोई हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी सेटल होती रहेंगी, और नंबर पूरे करके और फिर हर फरीक ने, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के हर फरीक ने अपने अपने नंबर्स बताने और उनके ऊपर जो है फिर उसको उन नंबर्स को जो है ना वो दोबारा जो है ना वेरीफाई करना। इस वक्त सिर्फ यही प्रोसेस मेरा ख्याल है चल रहा है। मौलाना साहब कल एतमाद में पार्टी की उन्होंने मीटिंग बुला ली है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, और कल एतमाद में लेंगे हम सबको 2 बजे के बाद। तो इस वक्त तो मैं भी आपकी तरह सिर्फ गेस कर रहा हूँ कि इस वक्त तक जो है ना हम नंबर पूरे कर रहे हैं। कुछ मतलब एक तो नंबर हमारी पार्टीज के अपने हैं, और इसके अलावा हर पार्टी ने मजीद जो नंबर अरेंज किए हैं, जो उनके साथ और दोस्त आके मिले हैं, तो उनके हवाले से जो है ना वो डिस्कशन हुई होगी, और वो डिस्कशन जो है ना वो जाहिर है वो इस वक्त तक डिस्क्लोज नहीं करेंगे उसको, और जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद आएगी उसको जो है ना वो फिर सामने लाया जाएगा। जी, तो कामरान साहब, एक तो इसका मतलब ये कि अभी तक नीचे पार्टी के लोगों को भी, और तकरीबन हर पार्टी में यही सिचुएशन चल रही है, उन्हें नहीं बताया गया कि कब ये अदम एतमाद आ रही है, उसके बाद क्या होगा। ये जो लाएअमल है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि विंडो बड़ी शॉर्ट है, अगर मार्च में ये ना हो सका तो फिर रमजान है, रमजान के बाद जो है वो बजट है, फिर लोकल बॉडीज इलेक्शन है पंजाब में, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इमरान खान को उसके बाद घर भिजवाना। लेकिन अगर तो ये मार्च में आनी है तो अभी तक उस तरह से ओपोजिशन की तैयारी नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए। देखिए, 3 चीजें हैं इस वक्त। पहला जो है ना वो मार्च है पीपल्स पार्टी का, और उसके साथ साथ जो है ना साइमल्टेनियसली जो है ये तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, और इस पे शायद दोस्तों को नजर नहीं आ रही इसमें तैयारी,
मगर मेरा ख्याल है कि तैयारी हो चुकी है, इसमें कमेटियां बन चुकी हैं और वो कमेटियां अपने राब्ते कर रही हैं। वो मेरे ज़ाती इल्म में भी है कि कमेटियां राब्ते कर रही हैं, उनका होमवर्क हो रहा है और जिनको उन्होंने ड्यूटीज दी हैं उनसे वो फीडबैक लिया भी जा रहा है। इंशाल्लाह आपको 2, 4, 5, 6 दिन में कोई पता चल जाएगा सारा कि क्या इसका जो है वो शेड्यूल होगा। कमरा साहब, क्या JUI अगर तो अदम एतमाद आती है और वो कामयाब हो जाती है, उसके बाद JUI जो है वो किसी सेटअप का हिस्सा बन सकती है, हुकूमत में आ सकती है, या जो एक नून लीग का वर्जन है आपका भी वही वर्जन है कि नहीं जी हम अदम एतमाद के बाद फौरन इंतखाबात चाहते हैं? देखिए, इसमें डिसीजन जो करने होते हैं वो पार्टी के अदारों ने करने होते हैं। क़यादत खुद भी अकेले में फैसला नहीं करती और इसी तरह के फैसलों के लिए जो है वो कल इजलास बुलवा दिया गया है। मैं आपको अपनी ज़ाती राय तो दे सकता हूँ, मगर इस वक्त तक पार्टी ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया तो मैं इस पे जो है कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है कमरा साहब, आज जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई मौलाना साहब से, क्या इसमें ये भी क्या आपके इल्म में है कोई सिंध हुकूमत पे कोई बात हुई कि जी अगर कौमी असम्बली मतलब अगर वहां पे इलेक्शन हुए तो फिर सिंध असम्बली तोड़ेंगे? क्योंकि हमारी खबर ये है कि पीपल्स पार्टी अभी तक जो है वो उस पर राजी नहीं है सिंध हुकूमत छोड़ने पर। देखिए, आज यकीनन ये बात हुई होगी और अगर इसमें कोई बात जो भी होगी वो कल मौलाना साहब जो है वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रखेंगे और जाहिर है उनसे उस हवाले से राय लेंगे। अब तो जितने भी पार्लिमानी लीडर्स हैं, पार्लिमान के मेंबर्स हैं, उन सबको बुलवाया हुआ कल 2 बजे के लिए और उसमें इसी तरह से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो भी कन्वीन की हुई है उन्होंने। तो कल तक जो है इसको मेरा ख्याल वेट कर लेना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और आप चूंकि खुद भी कामरान साहब सेनेट में हैं, सेनेट में भी ओपोजिशन की अक्सरियत तो है, लेकिन सेनेट वो वाहिद जगह है जहां पर ओपोजिशन को जो बड़े बड़े धचके लगे, ज्यादा शिकस्त उनको अक्सरियत होने के बावजूद सेनेट में हुई है। क्या मौलाना साहब सेनेट में अदम एतमाद लाने के हामी हैं? क्योंकि बताया ये जाता है कि पीपल्स पार्टी वहां ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है सेनेट में अदम एतमाद लाने में संजरानी साहब के खिलाफ। फिल वक्त सेनेट हमारे सामने नहीं है। इस वक्त सिर्फ नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर साहब या फिर स्पीकर साहब उससे पहले या आसपास या इकट्ठे, ये 2 मेरा ख्याल इशू हैं। अगर बहुत सारे महाज खोल लेंगे तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस नाज़रीन। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजिर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिलशाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।